हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए। कौन कौन सा? पहला मोशन चैप्टर था जो काफ़ी बेसिक है, जिसमें आपको आइडिया लगा कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड ऑल दोज थिंग, है ना, जिसको काइनेमेटिक्स पार्ट भी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि अगर किसी बॉडी के स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स के स्टेट चेंज पॉसिबल नहीं है। ओके, बिना फोर्स के किसी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक जो 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने देखा। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ओके, या ग्रेविटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो ध्यान है बेसिकली फोकस्ड रहेगा कहाँ पे? अर्थ्स ग्रेविटेशन में। किसमें? अर्थ्स ग्रेविटेशन में। ओके, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर को आप जब 11th में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है ना, मिसाइल्स, रॉकेट, ये सब कैसे लॉन्च की जाती हैं, लैंडिंग कैसे होती है, सेफ लैंडिंग कैसे होती है मून पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब मार्स मंगलयान 2 जो था इंडिया का, जब लॉन्च किया गया था तो वो ऑर्बिट करते 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 गया था यहाँ से। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम लोग चंद्रयान 2 की बात करें तो जो भी पिछले साल इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब उस रॉकेट को लॉन्च किया गया था तो वो 1 महीने तक अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट का साइज़ बढ़ा रहा था। और एक टाइम बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया और कहाँ पहुँच गया? मून के ऑर्बिट में। मून के चारों तरफ वो घूमने लगा, फिर वो लैंड करता। फिलहाल वो लैंडिंग सफल नहीं थी, क्रैश हो गया था। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन होता क्या है, कैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, हाँ, चीज़ें कैसे हो रही हैं, मून जो है अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है। आपने देखा होगा, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि अर्थ जो है वो किसके चारों तरफ घूमती है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ओके, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। फिर दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मून जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, है ना। तो ये तो मूव कर रही है ना। क्यों मूव कर रही हैं, कब तक मूव करेंगे, क्यों मूव कर रही है, ये सारे चीज़ का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ओके, वेट क्या होता है, वेट और मास में डिफरेंस क्या है, ये इन सारी चीज़ों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो हम लोग कहानी सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन, ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका तुलना किसी से किया ही नहीं जा सकता। ही वॉज अ वेरी 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 ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, मतलब आप ऐसा समझो कि जब न्यूटन थे तो कुछ पता ही नहीं था लोगों को, फोर्स क्या होता है ये भी नहीं पता था, है ना, और चीज़ों के तो बारे में छोड़ दो ही। और वो बंदा इतना माइंड था उसके पास, इतना ब्रिलियंट थे वो कि कोई चीज़ नहीं थी, उन्होंने सोच के अपना दिमाग लगा के सारी चीज़ों को डेवलप किया और सारी चीज़ें सही भी हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कितना ब्रिलियंट थे वो। मतलब कुछ है ही नहीं, है ना, आपको मतलब कुछ पता ही नहीं, फोर्स क्या है ये भी नहीं पता आपको, समझ पा रहे हो। ऐसे टाइम पे सारी चीज़ों को डेवलप करना, रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके, इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, सो बाकी साइंटिस्ट जब आए, जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन वॉज ऑल्सो ए ग्रेट साइंटिस्ट। बाकी जो साइंटिस्ट आए, अभी के जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए तो सारी चीज़ें करी कराई हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कैसे चीज़ें करनी है।
बट न्यूटन के टाइम पे कुछ था ही नहीं भाई, कुछ नहीं था, सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप किया। ओके, तो फिलहाल ये सब कहानी है। न्यूटन जो है एप्पल के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल की ट्री के नीचे बैठे हुए थे, है ना। एप्पल गिरा उनके सर पे, तो वो सोचने लगे, हम सभी लोग कहानी जानते हैं कि वो सोचने लगे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही डायरेक्ट क्यों गिरा। तो काफ़ी सोचने के बाद उनको लगा, और भी बॉल को ऊपर फेंका उन्होंने, तो बॉल फिर से वापस नीचे आ गई, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर फेंका तो सारी चीज़ें नीचे आ जा रही थी। तो उनको लगा कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो वो सोचने लगे कि अर्थ अगर अट्रैक्ट कर रही है तो क्या अर्थ मून को भी अट्रैक्ट कर रही है ना। ये सारी चीज़ें दिमाग में क्वेश्चन आने लगी। तो इन सब क्वेश्चंस को खोजने के लिए वो डिटेल में रिसर्च करने लगे, पढ़ने लगे, सोचने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, और एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉ दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम लोग जानते हैं। और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, जैसे कैपलर थे। कैपलर में लास्ट में बताऊंगा, कैपलर्स के 3 लॉज थे, है ना। वो उन्होंने क्या बताया कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, सभी का अपना फिक्स टाइम पीरियड है ना। बट वो ये नहीं बता सके कि क्यों रिवॉल्व करती है ना। अभी मैं सिंपल से बात बोलूँ तो तुम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। अगर हम लोग इसको अर्थ कंसीडर करें, है ना, अर्थ कंसीडर करें, और इसको ये मून है ना, क्या है ये मून। तो मून ऐसे ऐसे घूम रही है चारों तरफ अर्थ के, है ना। मान लेते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस है r, है ना, अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। ये बताया था किसने, केपलर ने। तो अब जब ये घूम रही है तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, जब यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ, जब यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ, जब यहाँ पहुँचेगा तो मून इधर की तरफ जा रहा होगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये मून इधर की तरफ जा रहा होगा। तो एक चीज़ उन्होंने सोचा कि अगर मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो क्या मून का स्टेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ था, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ था, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ था, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ था। ओके, तो न्यूटन सोचने लगे, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्टेट चेंज के लिए, इवन डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है। तो अगर मून कंटिन्यूसली अपना स्टेट चेंज कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज करे, दैट मीन्स मून पे फोर्स लग रहा है। अब बात आ गई, फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस सी बात लगेगा फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स के स्टेट चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, ये फोर्स आ कहाँ से रहा है। सेम तरीके से अगर मैं इसको सन मान लूँ, इसको अर्थ मान लूँ, तो अर्थ के साथ भी वही चीज़ हो रही है। तो ये फोर्स जो लग रहा है, क्योंकि बिना फोर्स के तो स्टेट चेंज है हो ही नहीं सकता। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, इन सारी चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा ग्रेविटेशन में। ओके, अब मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, आप ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। एक रस्सी लो या स्ट्रिंग लो, इससे एक पत्थर बांध दो। क्या बांध दो? पत्थर। और इस पत्थर को ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दो किसी सर्कुलर पाथ। जैसे आप इसको घुमाओगे तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगी, है ना, घूमेगी। तो आप क्या फील करोगे? आप फील करोगे कि ये आप पे फोर्स लगा रही है हाथ पे। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो घर पे जाके, एक रस्सी लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एक हाथ की, उसके बाद उसमें पत्थर बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाना, या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घुमाना। तो आप फील करोगे कि आपके हाथ पे कोई फोर्स लग रहा है ना, कोई फोर्स लग रहा है। और दूसरा चीज़, आप ध्यान से देखें, जब ये पत्थर यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ वेलोसिटी, 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 यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ वेलोसिटी। यानी कि हर पॉइंट पे पत्थर का भी स्टेट चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स पत्थर पे भी कोई फोर्स लग रहा है ना।
पत्थर पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब अगर आप किसी इंस्टेंट पे सपोज जब यहाँ पे तो आपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो ये पत्थर ऐसे भाग जाएगा, अब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पे सपोज ये पत्थर है, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे है, आपने यहाँ पे जब पत्थर पहुँचा तो आपने स्ट्रिंग छोड़ दी, रस्सी छोड़ दी, तो ये ऐसे भाग जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे। अगर यहाँ पे आपने छोड़ दी रस्सी को तो ये ऐसे भाग जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे। ऐसे सेम तरीके से अगर यहाँ पे पत्थर पहुँचा हुआ इसको हम लोग छोड़ दें तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में भाग जाएगी, है ना। तो मतलब एक चीज़ तो है कि इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए फोर्स चाहिए था, और वो फोर्स कहाँ से आ रही थी? इस स्ट्रिंग से आ रही थी जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रही थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, ये हमेशा किधर लगता है? ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। नोट करते चलेंगे मेरे साइज सर्कल। ओके, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, है ना। तो अब हो क्या रहा था? इसी सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पत्थर चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा था, आप घुमा पा रहे थे। और जैसे ही आपने रस्सी को काट दिया या छोड़ दिया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे इधर की तरफ भाग गया। जैसे आपने यहाँ पे रस्सी काट दिया, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे भाग गया। यहाँ पे आपने रस्सी काट दिया, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे भाग गया। यहाँ पे आपने रस्सी काट दिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे भाग गया, है ना। क्योंकि अब जब स्ट्रिंग काट देंगे, आप काट देंगे स्ट्रिंग, तो फोर्स ही नहीं लगेगा उस पर। अब फोर्स नहीं लगेगा तो ये अपना स्टेट क्या चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ भाग जाएगा, है ना। तो सेम चीज़ आपने न्यूटन ने सोचा। इसको मैं मिटा दूं, जल्दी से नोट कर लो, अगर नहीं नोट किया है तो फिर मैं मिटाता हूँ, जल्दी से नोट करो। चलो, तो सेम तरीके से न्यूटन ने क्या सोचा? सेम तरीके से न्यूटन ने सोचा कि भाई मून भी तो अर्थ के चारों तरफ अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। मून भी तो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। ये मून हो गया। तो मून जब यहाँ पे था तो इधर की तरफ वेलोसिटी था, इसका इधर की तरफ जा रहा था। जब यहाँ पे था तो इधर की तरफ जा रहा था। जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ इधर की तरफ जा रहा था। जब यहाँ पे था तो इधर की तरफ जा रहा था। मून, है ना, ये मून है, घूम रहा है ऐसे, है ना। तो अब ध्यान से देख के बताएं, इसका भी स्टेट चेंज हो रहा है। अभी मैं बता चुका। अब स्टेट चेंज के लिए क्या चाहिए? फोर्स। दैट मीन्स मून पे फोर्स लग रहा है ना। अब ये फोर्स, अब स्ट्रिंग वाला केस याद करें प्रीवियस, जिसमें हमने पत्थर से बांध दिया था स्ट्रिंग को। उसमें क्या था कि आप पत्थर से स्ट्रिंग से बांधे हुए थे, पत्थर को घुमा रहे थे, तब तक वो घूम रहा था। जैसे ही आपने स्ट्रिंग काट दिया, स्ट्रिंग छोड़ दिया, तो पत्थर स्ट्रेट लाइन मोशन में भाग गया, यानी कि अब सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। तो सेम तरीके से इसको कोई ना कोई फोर्स बाउंड कर रहा है, कहीं ना कहीं से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। आप हमेशा याद रखें, जहाँ कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है वहाँ पे क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। नर्चर प्लस वाले बैच में मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, ओके, सर्कुलर मोशन को। तो अभी सोचा कैसे उन्होंने कि अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्थ और ये मून जो रस्सी से बंधे हुए हैं या किसी डंडे से बंधे हुए हैं, उस डंडे के थ्रू उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो आ कहाँ से रहा भैया? इस पर फोर्स लग कहाँ से रहा है? ओके, इस पे फोर्स लग कहाँ से रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में अराउंड द अर्थ। तो न्यूटन ने बहुत टाइम सोचने के बाद पता लगाया कि अर्थ इस पे भी फोर्स लगाती है। इससे पहले वो जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो जो एप्पल गिरा था तो उन्होंने क्या बताया कि सब अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते, मतलब पत्थर ऊपर फेंका फिर नीचे आ गया, पेन को ऊपर फेंकेंगे फिर नीचे आ जाएगा, एप्पल को दोबारा ऊपर फेंका फिर नीचे आ गया। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अर्थ सभी को अट्रैक्ट करती है। फिर सोचने लगे कि अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती है। इसका आंसर खोजने के लिए वो मून के मोशन को ऑब्जर्व किए, तो मून तो अर्थ के चारों तरफ घूमती, वो पहले से पता था। तो अब ये घूम रही है तो स्टेट चेंज हो रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ से आ रहा है? ये बात थी। तो इस पर फोर्स कहाँ से आ रहा है ये चीज़ पता लगाने के लिए सोचे कि अब इस पर तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं भाई, अर्थ खाली अर्थ की ऑब्जेक्ट्स को नहीं अट्रैक्ट करती है, वो मून को भी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इधर की तरफ मून को भी अपनी तरफ
अट्रैक्ट करती है, यानी कि अर्थ जो है इस पे भी फोर्स लगा रही है और इसी फोर्स की वजह से ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। यानी कि जब मून यहाँ पे है तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है ऐसे फोर्स लगा के, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ऐसे अपनी तरफ खींच रही है फोर्स लगा के टुवर्ड द सेंटर, जब यहाँ पे है तो ये अपनी तरफ खींच रही है ऐसे फोर्स लगा के, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ऐसे अपनी तरफ खींच रही है फोर्स लगा के, और इसी फोर्स की वजह से ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ये न्यूटन ने बताया, कंक्लूजन निकाला। अब इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। बाद में और रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद बताया है कि ये जो फोर्स है अर्थ जिससे मून को अट्रैक्ट कर रही है, ये कोई और फोर्स नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, फिर ऐसे ही उन्होंने अर्थ और सन के मोशन को ऑब्जर्व किया और बताया कि अर्थ और सन के बीच भी फोर्स लग रहा है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी इंस्टेंट पे ये फोर्स, सपोज ये फोर्स 0 हो जाए तो मून जो है अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऐसे मोशन करते हुए बाहर निकल जाएगा, अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमेगा। अगर इस इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो ये मून ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे इधर की तरफ भाग जाएगा, अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमेगा। अगर यहाँ पे ये फोर्स 0 हो जाए तो ये जो है मून इधर की तरफ भाग जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे, अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमेगा। ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मून को सन के चारों, अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अर्थ लगा रही है मून पे, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, ये था थोड़ा सा हिस्ट्री अबाउट ग्रेविटेशन, है ना। बट और भी रिसर्च करने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि अर्थ मून पे लगा रही है और अर्थ पे जितनी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ उन पे फोर्स लगा रही है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और जिनके पास मास है, अंडरलाइन द टर्म मास, जिनके पास मास है, वो सारी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इन सब को स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है, वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अब आइए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं भैया, व्हाई इट इज यूनिवर्सल, व्हाई इट इज सेड यूनिवर्सल, व्हाई इट इज said universal, why it is said universal। यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्यों कहा हमने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, डजेंट मैटर, किसी शेप एंड साइज का हो, डजेंट मैटर, अगर उसके पास मास है तो वो अदर ऑब्जेक्ट्स को जिनके पास मास है उनको अट्रैक्ट करती है। इसको तो इसलिए कहा जाता है, आप लोग नोट कर लें, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स which have mass, which have mass attract each other irrespective of shape, size, shape and
साइज, ए शेप एंड साइज, शेप साइज एंड ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री मतलब अगर ये सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है, ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा मच्छर है, क्या है, मच्छर, मॉस्किटो, ओके, तो इस मॉस्किटो और इस स्टोन के बीच भी फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, ओके, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाई ग्रेविटेशनल लॉज आर नोन एज यूनिवर्सल लॉज, तो आप क्या आंसर देंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव मास अट्रैक्ट ईच अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज एंड ज्योमेट्री, ओके, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ। और ये हर जगह पे वैलिड है। कहाँ पे वैलिड है, हर जगह पे वैलिड है, वैलिड, वैलिड एवरीवेयर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इसको ऐड कर लें, मतलब अगर ये सपोज ये एक बड़ा पत्थर है, ये एक छोटा पत्थर इस शेप का, इस शेप का, ऐसे किसी भी शेप में, हमने बोला शेप साइज इस पे मैटर नहीं करेगा। तो अब अगर ये एयर में रखे हुए हैं तो मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगर इनको हम लोग वैक्यूम में डाल दें तब भी वो 10 न्यूटन से अट्रैक्ट करेंगे, अगर इनको हम पानी के अंदर डाल दें तब भी ये 10 न्यूटन से अट्रैक्ट करेंगे, अगर इनको हम लोग मून पे लेके चले जाएं तब भी ये दोनों 10 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अगर इनको हम लोग केरोसिन में डाल दें, पेट्रोल में डाल दें, समंदर में डाल दें, कहीं पे भी डाल दें तब भी ये दोनों उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे अगर इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, ओके। मतलब आप इन दोनों को कहीं पे भी लेके चले जाओ, कहीं पे भी लेके चले जाओ, वो सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ओके। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सारी चीजें तो हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब वो लॉ है क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच फोर्स, अब वो हम लोग देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम लोग और भी बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने अभी बताया कि सारी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, जिनके पास मास होता है एक फोर्स से, और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं, सबसे पहले लिखें एवरी ऑब्जेक्ट्स, मेरे साथ नोट करते रहेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच यूनिवर्स which have mass attract each other हाँ फिर से लिखना है इस चीज़ को, ठीक है, फिर से लिखना। अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको ऐसे लिखना होगा, ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज and geometry, okay, this force is known as gravitational force, okay, this force is known as gravitational force, okay, and magnitude of this force हम लोग लिखते हैं, and इसमें दो लॉज हैं, ओके, दो पॉइंट है इस लॉ में जो हम लोग आखिर देखते हैं, आप लोग इतना नोट कर लिया, ओके। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन, सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, ओके। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं किसी भी शेप में, मास m1 है इसका, इससे r डिस्टेंस पे
आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक दूसरी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया जिसका मास कितना है m2। ओके, तो अब ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। तो अब वो जो फोर्स है वो क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू मासेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग between two masses m1 and m2 is directly proportional to the product of mass of the object। ओके, मतलब ये r डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r। ओके, मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है F, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू masses is inversely proportional to the square of distance between them। ओके, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2, इतना आप नोट करें, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये दो पॉइंट्स भी को याद होने चाहिए आपको। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ पूछता है तो आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। ओके, चलो ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ये पूरा मैं डेरिवेशन के साथ बता रहा हूं। अगर 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे तो आप ऐसे डेरिवेशन के साथ लिखोगे। ओके, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दो। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, या F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, नोट करो यहाँ तक जल्दी से, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, मैं एक लाइन और मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कैपिटल G क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। ओके, और इस कैपिटल G को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरा डेरिवेशन के साथ हो गया। बट अगर आपसे कोई सिर्फ स्टेटमेंट पूछता है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप स्टेटमेंट को सिर्फ 2 लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं ऐसे। स्टेटमेंट
सेम चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में कि ग्रेविटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अगर आपसे स्टेटमेंट पूछता है क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे, ओके। अगर 2 नंबर का है तो आप एक ही चीज़ है दोनों, ओके। मैंने इसको थोड़ा और अच्छे वेल में बता दिया। तो अभी क्या आ गया, ये आ गया फार्मूला जहाँ पे कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हो गया फार्मूला, ओके। इसको नोट करें जल्दी से, फिर मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। चलो भाई मिटा देता हूँ मैं इसको, नोट कर लिया। चलो तो यानी कि अगर दो मास m1 और m2 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, वो क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैपिटल G और स्मॉल g में कंफ्यूज नहीं होंगे। कैपिटल G एंड स्मॉल g ये एक्सीलरेशन है, क्या है, ये एक्सीलरेशन है जो चेंज हो सकता है, ओके। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दोनों में अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। अभी मैं लिखवाऊंगा आगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कैपिटल G के बारे में पढ़ लेते हैं, कैपिटल G के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, तो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, व्हाई कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। व्हाई कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक क्वेश्चन बना के नोट कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स को ध्यान से सुना है तो आपके लिए आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं, ओके। जरा सा भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। कैसे, ओके। तो आप बहुत ही इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में सुना होगा तो आपके लिए कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों है, ये आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। कैसे, अच्छा सर आपने तो भी बताया था कि ये तो यूनिवर्सल लॉ है, मतलब यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं इसको, ये हमने बताया था क्यों कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि हर जगह पे वैलिड है, पहला पॉइंट। दूसरा, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप साइज एंड ज्योमेट्री, है ना, एक्ट करता। दूसरा, दुनिया के किसी कोने में लेके चले जाएं, यूनिवर्स में लेके यूनिवर्स के किसी भी कोने में लेके चले जाएं, बट दो ऑब्जेक्ट के बीच तब भी फोर्स लगता है और उनके बीच डिस्टेंस नहीं चेंज होती है तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं करती है, यानी कि मीडियम वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में कि
force acting between gravitational force acting between two object does not depend on medium and it remain same everywhere in the universe. ओके, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स मास m1 और m2 के r डिस्टेंस में रखे हुए, दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें m1 m2 तो चेंज होगी दोनों है, अगर r को भी हम लोग चेंज नहीं करते तो फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मतलब पानी के अंदर डाल दें, वैक्यूम में लेके डाल दें, एयर में डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, कहीं पे भी रख दें, बट दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि मास तो चेंज वैसे भी नहीं करेगा, डिस्टेंस नहीं चेंज करेगा, तो बेसिकली फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, इस कांस्टेंट पे। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स नहीं चेंज कर रहा है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी नहीं चेंज कर रहा है, इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रह रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स value of capital G remain same in every medium and everywhere in the universe. That's why it is known as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी वजह से इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर ले, फिर हम लोग किस पे आते हैं, यूनिट वगैरह पे आते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, ओके, उस पर हम लोग बातें करते हैं। तो चलो इसको नोट कर लिया होगा तो मिटा देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो यूनिट हम लोग कहाँ से निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, उसके फार्मूले से निकालते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि फार्मूला क्या, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमको कैपिटल G का यूनिट चाहिए ना, तो कैपिटल G इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। मैं ये बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद, अगर याद नहीं है, भूल जाते हैं, तो आप निकाल सकें। ओके, तो कैपिटल G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 आ गया। फोर्स का यूनिट हम लोग सबसे पहले SI यूनिट निकालेंगे। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये क्या है, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर बाई m1 क्या यूनिट, मास है, किलोग्राम, इंटू m2 क्या मास है, SI यूनिट किलोग्राम। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आ गया SI यूनिट। अगर मैं बात करूं CGS यूनिट की, यूनिट की, तो CGS यूनिट भी आप लिख सकते हैं। CGS यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। तो आ जाएगा डाइन। मीटर का CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। किलोग्राम का SI CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो आ जाएगा ग्राम।
स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ जाएगा यूनिट। ओके, ये यूनिट हमने बता दिया। अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप इस फार्मूले से एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट जो निकालना निकाल सकते हैं। ओके, चलो भैया, अब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू तो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। चलो भाई जल्दी से नोट कर ले इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नोट कर लिया तो चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी ध्यान से, अगर मैं थोड़ा ब्रॉड वे में जाऊं तो कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इससे r डिस्टेंस पे दूसरा मास रखा हुआ है m2 और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r। ओके, तो बताएं इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना? F इक्वल टू, कोई भी निकाल सकता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोले, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स acting between them F is equal to G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट, हमने क्या बोला था? अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोला था? अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या? ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। मतलब मान लेते हैं ये m1 m2 को अपनी तरफ खींचा ऐसे ऐसे विथ फोर्स वेक्टर फॉर्म में F21। ओके, तो अब बताएं ये फोर्स किसने लगाया? इसने लगाया। किस पे लगाया? इस पे लगाया, है ना। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप याद करें। अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है तो ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का। दैट मीन्स ये जो है इस पे फोर्स लगाएगी किधर की तरफ? इधर की तरफ, ऐसे। और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? F12। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 अप्लाई, आप याद रखेंगे, अप्लाइड बाई 2। F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 अप्लाइड बाई बॉडी 1, है ना। यही तो हुआ। F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 अप्लाइड बाई 1, F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 अप्लाइड बाई 2। तो अभी ध्यान से देखिए, इसने इसको अपनी तरफ खींचा इस फोर्स से, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी इसको खींच रही अपनी तरफ इस फोर्स से। तो क्या दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए? ऑब्वियस सी बात है। गुड सर, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, बहुत बढ़िया। अब एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ और क्या कहता है एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में? कि एक्शन रिएक्शन पेयर मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको लिखूं तो मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? वेक्टर F12
इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड की बात तो वे क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F21। ओके, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो किसके बराबर, इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पहले क्या लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F21 इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ओके, G M1 M2 बाई आर, दैट मीन्स इतने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इतने ही फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्स से, G इतने फोर्स से, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इतना नोट करें, अच्छा नोट को जल्दी से इतना, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। है ना, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बॉडी है, मास 50 kg, यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा बॉडी रखा हुआ है, मास 20 kg। ओके, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। चलो कैलकुलेट करो पहले तुम लोग, फिर मैं बताऊंगा, सारा चीज़ आप लोगों को पता है। ओके, चलो आओ देखते हैं। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे M1 कितना है, 50 kg, पहले डेटा नोट कर लेते हैं। M2 कितना है, 20 kg, और क्या दिया हुआ, R का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर। सब कुछ SI यूनिट में, हाँ सर सब कुछ SI यूनिट में है। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ जाएगा, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। G का वैल्यू कितना होता है, 6.67, 3 डेसिमल तक लेने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर -11। M1 कितना है 50, M2 कितना है 20, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से फोर्स, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ये कितना आ जाएगा 1000 बाई ये कितना आ जाएगा 100। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो किस में आ जाएगा, F इज इक्वल टू 0.00000000 0.667 न्यूटन। इतना न्यूटन, क्या ये बड़ा फोर्स है, नहीं सर ये तो बहुत छोटा सा फोर्स है। तो जीरो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं। इवन 0.001 न्यूटन फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सर 0.0000 करके है, बहुत स्मॉल फोर्स है। तो इतना फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है जो कि बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, जीरो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट 0। ओके, इसीलिए ये दोनों बॉडी अगर ऐसे सिंपली रखी हुई हैं तो उनमें आप कोई डिफरेंस या कोई भी चेंज नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इवन आप अगर इसको 1000 किलो ले लो, इसको 1000 किलो का मास कर लो, तब भी फोर्स का वैल्यू बहुत कम आएगा। इसीलिए होता क्या है कि हम लोग उस अट्रैक्शन फोर्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है ना, क्या वो सबसे स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। तो अब इतना कम फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है कि हम इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। ओके, तो आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बहुत बढ़िया सर।
चलो बाबू दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। हमने क्या बोला था कि f इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब क्या है इसका कि फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच वो 1/r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट मीन्स अगर मैं कंसीडर करूं ये मास m1, ये मास m2, ये दोनों मास नहीं चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये दोनों मास नहीं चेंज हो रहे हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r, है ना। तो अगर इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। तो यहाँ से क्या करोगे? डबल का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब फोर्स। मतलब क्या है कि फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 3 टाइम्स कर दें, डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दें, तो फोर्स 1/9 टाइम यानी कि 1/3², 1/9 टाइम्स हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को 6 टाइम्स बढ़ा दें तो फोर्स 1/6² यानी कि 1/36 टाइम कम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? दैट मीन्स नोट कर चलेंगे, दैट मीन्स इफ डिस्टेंस between them is increased 2 times। ध्यान रखें, डिक्रीज, अगर यहां पे डिक्रीज बोलता मैं तब फोर्स क्या होता? 4 टाइम्स बढ़ जाता। डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स फोर्स घटेगा। ओके, तो जब भी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? घटेगा। ओके, जब भी इंक्रीज करेंगे तो घटेगा, जब भी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? घटेगा। ओके, जब भी कभी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? घट जाएगा, है ना भैया। चलो, तो डिस्टेंस इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो यहां पे 2 रखोगे, क्या रखोगे? 2, तो ये क्या बन जाएगा? 1/4। ओके, 2 टाइम्स, देन फोर्स will be reduced by 1/4 times। दैट मीन्स अगर हम लोग इंक्रीज करें, डिस्टेंस इंक्रीज्ड, अगर हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज करें, डिस्टेंस इंक्रीज क्या कर रहे हैं? 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? 1/2² टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फोर्स। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज्ड। ओके, और यहाँ पे फोर्स। ओके, अगर हम लोग 3 टाइम्स कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/3², मतलब 1/9 टाइम्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ओके, यहाँ पे 1/4 कर लेंगे। अगर मैं 4 टाइम्स कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? 1/4², मतलब 1/16 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही अगर डिस्टेंस को n टाइम्स बढ़ा देंगे, n टाइम्स बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/n² टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फोर्स। 1/n² टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, 1/n² टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान रखें कि जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तब ऐसा होगा। क्या होगा? इंक्रीज करेंगे तब होगा, बिना दोनों मास को चेंज किए हुए। ओके, जल्दी से नोट करें। चलो, अब देखें, अगर डिस्टेंस रिड्यूस्ड किया जाता है, इफ डिस्टेंस रिड्यूस्ड
तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रहे मास को सेम रख रहे हैं, मास में कोई चेंज नहीं। अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स रिड्यूस करें, यानी डिस्टेंस हाफ कर दें, डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब अब r की जगह पे क्या रखोगे, हाफ। तो r की जगह पे हाफ रखोगे तो क्या जाएगा 1/2 स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 4, मतलब 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों के बीच डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ओके चलो, तो अगर डिस्टेंस को हम लोग बोलें डिस्टेंस रिड्यूस्ड टू हाफ, तो फोर्स क्या आ जाएगा 1/1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। सेम तरीके से अगर मैं बोलूँ 1/3 कर दिया गया, रिड्यूस टू 1/3, रिड्यूस टू 1/3, तो क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके चलो भाई नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा। ओके सो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके सो इस लेक्चर में इतना ही। ओके थैंक यू।